आपको बबांग के दोहल ये बात बता रहा हूं कि हमारे पास 12 MNA MPs आने के लिए तैयार हैं। उनको फारूक सत्तार साहब ने ये कह के रोक रखा है कि तुम अगर जाओगे तो मैं तुम्हें एस्टेब्लिशमेंट से गिरफ्तार करवा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज हम कराची में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। रज़ा हारून साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के, पाक सरजमीन पार्टी के, यहीं पे कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। पीर मजरुल हक साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त। डॉक्टर रमेश कुमार इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और वो नुमाइंदगी कर रहे हैं PMLN की, अपनी जमात की। आज जो मेरे नज़दीक बड़ी खबर है वो इसहाक डार साहब का फिर स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि स्विस गवर्नमेंट और वहाँ के जो बैंक्स हैं, वहाँ से जो मालूमात हैं वो तबादला करने पर राजी हो गए। ये इसहाक डार साहब का पहली मरतबा स्टेटमेंट नहीं आया। 2013 में जब PMLN इक़्तिदार में आई तब ये स्टेटमेंट आया था। जब 2014 में इमरान खान साहब धरना देने की तैयारी कर रहे थे तब ये स्टेटमेंट आया था और फिर बात दब गई क्योंकि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए थी। और फिर उसके बाद एक मरतबा और ये स्टेटमेंट आया था और ये चौथी मरतबा गालिबन इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट आया है कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के स्विस बैंकों में पड़े हैं कुछ बयानात के मुताबिक, और ये रकम पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना ही आसार है? क्योंकि जब जब जरदारी साहब बोलते हैं, जब जब पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू होती है, तब तब इसहाक डार साहब या PMLN स्विस बैंकों का जिक्र करती है। उसके अलावा हुकूमत वक्त ने ना इस पे कभी कोई कानून साजी की, ना इस पे कभी कोई खतो किताबत की, ना इसके ऊपर कभी कोई कन्वर्सेशन हुई और ना कभी इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। हालांकि 2013 के इलेक्शन लड़ते वक्त हुकूमत वक्त ने कहा था कि हम लूटा हुआ पैसा मुल्क में वापस लेकर आएंगे। ये शरीफ बरादरान का दावा था। अब इनकी हुकूमत का आखिरी साल है और एक मरतबा फिर जब जरदारी साहब ने बोलना शुरू किया है तो ये दावा सामने आ गया है कि स्विस हुकूमत राजी हो गई है मालूमात के तबादले के लिए। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं मैंने पता की हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं पॉलिटिकल ले लूँ इस पे। इमरान इस्माइल साहब, इज इट पॉसिबल जी आपको लगता है कि जरदारी साहब से मुताल्लिक या बाकी उन लोगों से मुताल्लिक जिनका पैसा स्विस बैंकों में पाकिस्तानी पड़ा हुआ है, हुकूमत वक्त वाकई में संजीदगी से उनकी मालूमात लेगी? सर मैं समझता हूँ नंबर 1 तो ये कि उन्होंने कोई पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया। पीपल्स पार्टी डिफेंस पे चली गई है कि जी वो हमारे पीछे आ रहे हैं। तो सारी जिंदगी उन्होंने पॉलिटिकल स्विस बैंकों के साथ जरदारी साहब का नाम बिल्कुल जोड़ा, एब्सोल्युटली। और शायद इस दफा भी उम्मीद या उनकी तवक्को यही हो कि पीपल्स पार्टी को बैकफुट करने के लिए मैं समझता ही हूँ कि शायद अगले 10 से 15 दिन के अंदर पनामा का फैसला आने वाला है। और PMLN इसको बहुत अच्छी तरह रीड कर रही है कि शायद नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन तक बात जा सकती है और शायद उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे जल्दी, शॉर्ट टाइम के अंदर। और उसके लिए ये अब अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये हर बार ये पहले भी आए थे उसी नारे के साथ कि जी हम स्विस पैसा लाएंगे, रोडों पे घसीटेंगे, पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे। क्या हुआ? और इसहाक डार लाएंगे जो खुद अक्यूज हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जिन्होंने कोर्ट के अंदर हल्फन बयान दिया हुआ है कि जी मैंने ये मनी लॉन्ड्रिंग की और इंडियन चैनल से की, और कमाल अंडर डुरेस बयान उन्होंने दिया। और यानी जो बयान उन्होंने अंडर डुरेस दिया 8 साल पहले, 8 साल बाद वो चैनल यूज किए गए। यानी कमाल, एक विजन था ना एक आदमी का, विजनरी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है उसके अंदर। तो जो आदमी खुद मनी लॉन्ड्रिंग मुलविस हो, जो पार्टी का सरबराह वजीर आजम पाकिस्तान और उनका खानदान, फिर इस बयान की अहमियत क्या है? क्यों अभी क्यों आपको क्या लगता है? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो इसको ऐसे रीड कर रहा हूँ कि पनामा का फैसला आने वाला है, इलेक्शन इनको नजर आ रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी करनी शुरू कर दी है इन्होंने। दोबारा हारून साहब, मैं तो बिल्कुल समझने से कासिर हूँ हमारी सियासी क़यादत को, ख़ासतौर पे वो लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा मैं तो उसको लेता नहीं, लेकिन क्या ये ज़रूरी था आज तो ये ज़रूरी था कि 2 हफ्ते पहले के जो हमारे वाक़यात हुए थे दहशतगर्दी के, उसके बाद आपने एक इवेंट किया लाहौर में, उसके बाद आप कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लेकर आते हैं, हमें बताते हैं कि आप कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ। हमारी लीडरशिप जो है, मुल्क की कौमी लीडरशिप नहीं, ये लूटा हुआ पैसा सर, 200 अरब डॉलर आपके बाहर पड़े हुए हैं। आप सारा कर्जा उतार के सुकून से एक आजाद कौम के तौर पे जी सकते हैं। अगर ये पैसा वापस आ जाए तो वो एक खुशखबरी तो देते हैं ना सर।
सर ये खुशखबरी तो पता नहीं किसके लिए है, मैं इसको सिवाय एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आज की हेडलाइन बनने के इससे ज्यादा सी कोई अहमियत है नहीं। ये $200 अरब तो मैं काफी अरसे से सुन रहा हूँ, ये शायद हमारे बच्चे भी सुनेंगे कि $200 अरब वापस आने हैं 5 साल बाद। ये आके देखें, ये फाइनेंस मिनिस्टर का गवर्नमेंट को अगर उन्होंने कह दिया है तो उनको खत लिख दें, चले इतना कर लें, ये $200 अरब की ब्रेकअप दे दें, कल चाय करवा दें सेक्टर, किसके कितने पैसे चले शायर करवा दें, और किस बैंक यही तो मालूमात ले, नहीं तो इनको कहां से पता? इनको तो नहीं पता सर ये भी मैं इनको तो नहीं पता, इनके तो एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त देखें, आप सिर्फ इसी को ना देखें, इस वक्त मुल्क की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, सेंसस होने वाला था। अब सेंसस के अंदर जो जो चीजें मुझे रोजाना नजर आ रही हैं खबरों में, कोई सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ रहा है, कोई करारदाद जमा कर रहा है, दहशतगर्दी से निपटना था आपको, कौम को यकजा होना था। ये मैच आपने क्यों कराया था? खौफ से निपटने के लिए, यकजा होने के लिए। दहशतगर्दी की तरफ ध्यान है किसका उसे निपटने का? दिस इज ऑल, ये सब आई वॉश है। ये आपको असल इशू से हटाने, पनामा का इशू भी इसमें शामिल है, और दहशत हर चीज से आपकी नजरें हटाकर नॉन इशू जो हटा रहे हैं, नॉन इशू है। यानी पहले मैच लेकर आ गए, अब वो स्विस अकाउंट्स लेकर आ गए, ताकि तवज्जो किसी और तरफ रहे, नॉन इश्यूज की तरफ। क्योंकि पहले भी जब इन्होंने ये कहा था तो हमने कोई 1-2 हफ्ते तो इस पे प्रोग्राम किए थे तो उनको लगता है कि अब भी आगे एक स्टे मिल जाएगा। सर मीडिया से स्टे भी तो चाहिए। सर इमरान भाई, ट्रस्ट मी, हमारे पास कौमी लीडर नहीं है, कौम को मुत्तहिद रखना था, सियासी पार्टियों को रिजॉल्व शो करना था। आपके पास तो है। सर मेरा लीडर पार्लियामेंट में नहीं है ना इस वक्त, मैं पार्लियामेंट लीडर्स की बात कर रहा हूँ। चले तो पार्लियामेंट लीडर्स अगर आज ये कौम मुत्तहिद हो रही है, ये सियासी लीडरों का क्या एक जगह ये इनका कोई नजर आ रहा है, कोई विजन है इनका? मैं हुकूमत से पूछूंगा, लेकिन जो पार्टी डायरेक्ट जब भी कभी स्विस बैंक का नाम आता है तो आसिफ अली जरदारी साहब का नाम इसलिए दिमाग में आता है कि पीएमएलएन ने हैमरिंग कर करके कि स्विस अकाउंट्स में पैसे इनके हैं, स्विस अकाउंट में पैसे बेनजीर भुट्टो साहबा के हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के हैं, और केसेस इन पे चल रहे हैं। वो फिर ऑटोमेटिकली पीपल्स पार्टी की तरफ रुख मुड़ता है। ये जब भी जरदारी साहब बोलते हैं पीर मजरुल हक साहब, तब ही इनको स्विस बैंक से कोई ना कोई या स्विस हुकूमत से कोई ना कोई खत आ जाता है। नॉर्मल हालात में क्यों नहीं आता? नॉर्मल हालात इनके खुद खराब हैं असल में, ये खुद फंसे हुए हैं बुरी तरह। तो अभी ये जिस तरह अभी आप लोग सब दोस्त यहाँ बातें कर रहे थे, मैं गौर से सुन रहा था कि भाई कभी क्रिकेट करा रहे हैं, कभी क्या करा रहे हैं, कभी तो अब ये दोस्त कह रहे हैं ना कि अभी इनको ये याद आ गया कि इतना 4 साल तो हो चुके हैं, ये वो ढोल पीट रहे हैं, वो मरे हुए घोड़े को और मार रहे हैं, सट लगी पड़ी है, लेकिन अब कुछ होता तो है नहीं। और फिर आके तान इस पे टूटती है कि भाई कुछ इनके ऊपर वो 2-4 बातें करके और इनको ठंडा करेंगे। लेकिन आप देखें इतनी ठोस बातें की और उसमें कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं था। अब उससे एक जाहिर है मीडिया वाले पूछेंगे कोई सवाल तो आसिफ अली जरदारी साहब जवाब तो देंगे ना, ये तो नहीं कह सकते मैं जवाब नहीं देता इसका। अब वो इस वक्त माहौल इनके खिलाफ बना हुआ है सारा, अब उससे बचने का कोई इनके पास कोई गली मिल नहीं रही है, तो ये छोटी छोटी गलियां तलाश कर रहे हैं, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, लेकिन अब ये बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब ये मैं तो कहता हूं कि ये अब इलेक्शन पहले कराएं या बाद में कराएं, फैसला क्या है उससे कतई नजर इस वक्त अभी वो उनका जो परसेप्शन है, बहरहाल जो पॉलिटिक्स में एक बहुत काउंट करता है, वो इस वक्त इनका बहुत खराब हो गया है। अब उसके लिए ये ढूंढ रहे हैं कोई कुर्बानी के बकरे, इधर जाए स्केप बोर्ड, इधर कोई इसको पकड़ो उधर से पकड़ो, और फिर उनके पास माशाल्लाह अच्छी टीम भी है, वो उनको दूसरे वो उसको और आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे डॉक्टर साहब रमेश साहब क्या बातें करेंगे, अभी फिर वो बात वो जो असल चीज़ है उससे किस तरह से लोगों की तवज्जो हटानी है, उसमें तो उनको अब ज़ाहिर सियासत भी करनी है। अब ये इलेक्शन का जो मैं नहीं समझता कि वो इलेक्शन इतना जल्दी कराएंगे, 4 साल उनके हुए हैं, 1 साल पड़ा हुआ है, ये पहले इलेक्शन कराएंगे तो अभी तो उनका परसेप्शन इतना ख़राब है कि अगर अभी इलेक्शन कराएंगे तो इनका इसी में भट्टा बैठ जाएगा। तो मैं समझता हूँ, मेरे जो तजुर्बा है, ये लोग कोशिश करेंगे कि पूरा अपना टेन्योर पूरा करें, और ये फैसलों पे इनके खिलाफ जो फैसले आएंगे तो ज्यादा मियाँ साहब पे आएगा तो ये कोई किसी और को आगे कर देंगे, ये कोई बात नहीं है। और ये पार्टियों में हमारे भी प्राइम मिनिस्टर को हटाया, क्योंकि मियाँ साहब कह चुके हैं, कल मियाँ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि 2018 में ही इंतखाबात होंगे। रमेश कुमार साहब,
इधर उधर छुपने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, मेन खबर से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपोजिशन मुश्तरका तौर पे कह रही है। मामला सर ये है कि आप कितने संजीदा हैं स्विस हुकूमत से या वहां के बैंकों से पाकिस्तान का पैसा वापस लाने में? इस वादे पे आपने इलेक्शन लड़ा था, किया क्या आपने सर? थैंक यू इमरान। पहली चीज तो ये कि इलेक्शन तो 2018 में ही होगी, और मैं समझता हूँ हमारा जो मैनिफेस्टो था और है, उस मैनिफेस्टो को हम बिल्कुल फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को जिस तरीके से दांधली कमीशन या पनामा जिस तरीके से डिस्टर्ब किया गया, और उसमें हमारी गवर्नेंस इफेक्ट हुई है। अब जो इफेक्ट हुई है, हमने लाजमी है कौम से वायदे किए हैं कि हमें मुल्क के अंदर अमन कायम करना है, हमें मुल्क को एक खुद मुख्तियार बनाना है, हमें IMF को बाय बाय कहना है, तो हम सारी ये फुलफिल कमिटमेंट कर रहे हैं। आपने देखा कि IMF के 12 प्रोग्राम आए, हमने अभी IMF को बाय बाय कर दिया है और इस साल हम IMF को पे ऑफ कर रहे हैं। रही बात इस वक्त भी जो मनी लॉन्ड्रिंग है, आज भी हो रही है, मैं मानता हूं इस चीजों को, चाहे पुरानी जितने भी जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या पैसे जो स्विस बैंकों से इलीगल पैसे जो बाहर पड़े हैं, चाहे स्विस बैंकों में हो चाहे वो दुबई में हो, मगर किसी पार्टी को या किसी लीडर को अपने साथ वो मुंसलिक करना हमारा ये काम नहीं है। हमने वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली सियासत खत्म कर दी है। हम वो आप सियासत नहीं कर रहे हैं कि आज टाइम है। मुझे आज तो हमेशा PMLN ने आपकी लीडरशिप ने बताया कि वो पैसे जरदारी साहब के हैं। मैं सुनवा देता हूं आपको मियां साहब क्या कहते थे कि किसके स्विस बैंकों में जो पैसा पड़ा वापस आना चाहिए। सारे 200 अरब अगर वहां पे पड़ा हुआ है, और स्विस के अंदर सिर्फ हमारे मुल्क का पैसा नहीं, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी मनी, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो अपना पैसा वहां पे छुपाया है। अब स्विस कभी कहती है मैं तावन करने के लिए तैयार है, कभी कहते हैं नहीं तैयार है। अभी वो रिसेंटली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तावन करने के लिए तैयार है। आप किसकी मिसाल? किसकी मिसाल? इंडिया के साथ उनके मामलात काफी आगे बढ़ चुके हैं, उनकी ट्रीटी साइन हो चुके हैं। देखिए, आप अभी सिर्फ खतों की दावत पे चल रहे हैं सर, आप बहुत दूर हैं। नहीं, मैं नहीं, हम देखें ना, इंडिया के साथ अगर उन्होंने तेज किया, हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं कि जिन जिन मुल्कों के पैसे वहां पे, क्योंकि उसके पास एक पैसा पड़ा हुआ था, स्विस भी ऐसे नहीं मान रहा था, लाजमी है उसको भी इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि लोग यहाँ पे करप्शन का पैसा हो, चाहे लोग यहाँ पे इलीगल पैसा हो, वो वहां पे आके छुपाते थे, मगर उसके मुल्क में पैसा आता था, इस वजह से वो उसको रुकावट नहीं डालते थे। मगर ये इंटरनेशनल अच्छा सर, मुझे रमेश कुमार साहब सादा एक चीज की बात नहीं है। क्या आप वाकई पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस लाना चाहते हैं? उन लोगों का लूटा हुआ पैसा जिन पे आपने इल्जामात भी लगाए और उन पे केसेस भी बने कि इन्होंने करप्शन की है, क्या आप वाकई वापस लाना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि पैसा अगर पाकिस्तान का, अगर कोई भी बिजनेसमैन कोई भी बाहर भेजता है, लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते सर? कोई मसला नहीं है, मगर अगर इलीगल पैसा है, बगैर यहाँ पे रिकॉर्ड पे नहीं है, वो पैसा यहाँ पे वापस आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से अगर कोई भी पैसा लीगली गया है तो वो रिकॉर्ड पे नहीं होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड पे नहीं है फिर मेरी अर्ज सुने सर, आपकी हुकूमत को सर आपकी हुकूमत को स्विस हुकूमत ने एक मुकदमा था कुटिकना रेफरेंस, उसमें एक ज्वेलरी थी, एक हार था, लगभग उसकी जो मालियत थी वो 2 करोड़ से जायद की थी। वो केस आप लोग जीत गए थे, आपकी हुकूमत ने वहां पे अप्लाई किया था, स्विस गवर्नमेंट ने आपको लेटर लिखा कि ये आप हार वापस ले सकते हैं, इसकी मलकियत का दावा कीजिए, हमारे खत का जवाब दीजिए। वो इंतजार करते रहे, आपने जवाब नहीं दिया, तो वो हार आपके हाथ नहीं आया। वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आपने स्विस गवर्नमेंट को लेटर नहीं लिखा, क्यों सर? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से हमने नहीं लिखा, हमारे ऊपर पहले भी इल्जाम लगते रहे हैं। जब डॉक्टर आसिम की यहां पे हुई तब भी इन्होंने कहा कि चौधरी निसार ये करा रहा है, आज भी कोई होती है तो चौधरी, अगर कोई चीज नहीं होती या हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस वहां पे नहीं आती, या स्विस हुकूमत की अगर जो आप लेटर की बात कर रहे हैं, तो अगर नहीं तो कम से कम फिर आप यही कहते हैं कि हम एक्शन नहीं लेते। अगर कोई हम बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मीडिया भी कहती है, जवाब लिखे, हारने अपना आप चले गए, और वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहती है। मगर जब ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं आती तो आप कहते हैं कि आप एक्शन नहीं लेते। हमें कम से कम एक एंगल पे जाना पड़ेगा, या तो हमारे ऊपर ये ब्लेम लगाए। हम आपको बार बार पूछते रहे, आप कह रहे थे कल लिख रहे हैं, परसों लिख रहे हैं, कल जवाब देंगे, उसका तर्जमा हो रहा है, उसकी जुबान कोई और है, हम तर्जमा करवा के मुनासिब जवाब लिखवा रहे हैं, वकला काम कर रहे हैं, आपने टाइम बाट हो गया, आपने जवाब दिए ही नहीं।
वो हार गया किसी और खाते में। अगर ऐसी आपने कोई चीज रह लेटर गई नहीं होगी, लिखा। अगर ऐसी उस कोई चीज मुकदमे रह का गई होगी तो जो अभी भी आपने वो क्लेम टेकअप किया हो था। सकती है। इमरान, नहीं हो अभी भी सकता। अगर ऐसी नहीं हो कोई सकता, चीज टाइम रह पार्ट गई हो गया। होगी मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपने पाकिस्तान- रिसर्च कर लें आप जाके सर। मुझे एक ब्रेक लेने दें, एक ब्रेक। हाँ, मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से आके इसके ऊपर दोबारा बात करूंगा, क्योंकि एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक कानून है। उस कानून के तहत करप्शन के केसेस चलते हैं, यहां भी और स्विट्जरलैंड में भी। उन केसेस का तबादला होता है, तब इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। ये नहीं हो सकता कि वो अपने सारे अकाउंट्स की डिटेल उठाएंगे कि ये पाकिस्तानियों के, ये ले लें आप, और आप शोर मचा देंगे पाकिस्तान फला के इतने दे पैसे वहां पे हैं। यहां की हुकूमत को काम करना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। जी इमरान इस्माइल साहब, ये तो बहुत बड़ा मामला है, 200 अरब डॉलर का। 200 अरब डॉलर सर, ये तो बहुत पैसा बनता है। मैं तो वो छोटा सा एक मामला था, 2 करोड़ का हार था, वहां पे हार मान ली थी। तो इधर सर कैसे आपको लगता है कि इज इट सीरियस? इट्स वेरी फनी सिचुएशन है। मैं आपको एक बात वैसे बता, मुझे देखें एक चीज बताएं कि फर्ज करें ये हम मान लेते हैं कि जी आपकी ये सारी जो इंटेंशंस हैं ये बिल्कुल ठीक है, नोबल इंटेंशन के साथ आप ये काम करें और सारा पैसा आसिफ अली जरदारी का, ये भी मान लेते हैं 200 अरब का 200 अरब इतना तो नहीं होगा। चले एक हाइपोथेटिकल बात, बड़े पर्दा में किसी और का है, पैसे। लेट्स नॉट टेक नो नेम्स, किसी एक शख्स का है बड़ा पैसा बेइंतहा। अब वो शख्स जब ये साबित हो जाएगा कि ये पैसा उसका है, वो अगर एक कतरी लेटर लगाएगा कि ये मेरे अब्बे को दिया था इसने, तो आप कैसे करप्शन प्रूव करेंगे? आप तो खुद कतरी खत के ऊपर बैठे हुए हैं। कतरी खत के ऊपर ओ फैसला यार, नहीं आया कोर्ट का भाई साहब, हो सकता है लेकिन कोर्ट का आप फैसला कतरी खत के खिलाफ आए सर, लेकिन Then तो justification खत्म हो जाएगी ना। जो पकड़ने वाला है, जो पकड़ रहा है, हाथ डाल रहा है, जो इंटेंशन जाहिर कर रहा है पकड़ने की, वो खुद कतरी खत पे बैठा हुआ है कि ये सारी जायदाद, ये पैसा, ये सब मुझे कतरी खत में गिफ्ट में मिला है, मेरे दादे को, मेरे अब्बे को गिफ्ट में मिला है। तो ये जो जिस शख्स को आप पकड़ने जा रहे हैं वो भी एक खत दे देगा कि ये मेरे अब्बे को गिफ्ट में मिला है। तो आपकी कोई शक्ल रह गई है पूछने की कि जी पैसा कहां से है? चोरी का पैसा है। आप तो खुद चोरी के पैसे पे यहाँ हुसैन कर रहे हैं, मौज लगाई हुई है आपने चोरी के पैसे पे। जायदादें लंदन में आप ले रहे हैं, उसका आपके पास हिसाब नहीं है। आपके पास ये नहीं पता, आपको औलाद को ये नहीं पता कि वो किराए के घर में रह रहा है कि ये मेरे अब्बा का है कि दादा ने विरसे में दिया था। कभी आप जद्दा स्टील मिल आ जाती है, कभी दुबई स्टील मिल आ जाती है, कभी खुदैबिया पेपर मिल का केस खुल जाता है। आप तो खुद चोरी के मुर्तकब हुए हैं। आपके ऊपर इल्जामात दर इल्जामात, और पनामा का मामला तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाया। ये इनको बताएं कि ये तो इंटरनेशनल मामला है जिसके अंदर दुनिया के अंदर जो लोग थे उन्होंने इस्तीफे दिए हैं इसके ऊपर। ये मामला हमारा नहीं है। ये जो कह रहे हैं हमारी हुकूमत के खिलाफ, तो इनकी हुकूमत के खिलाफ पूरी दुनिया साजिश कर रही है। भाई ये तो आपकी चोरी के अमाल हैं, अमालनामे सामने आ रहे हैं। ये इमरान, ये एक चोर दूसरे चोर को नहीं पकड़ सकता। ये कब जो खुद एक खत के पीछे छुप रहा है चोरी के पीछे, वो दूसरे को कैसे पकड़ लेगा? आप पकड़ लेंगे आगे इंशाल्लाह जरूर, 100%। जो भी इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, नहीं आपको पता तो है कौन कौन? इनडिस्क्रिमिनेट अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन होगा। जो इन्वॉल्व होगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ में हो जिसकी तरफ आप कह रहे हैं, चाहे वो जमात इस्लामी में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, चाहे वो पीएसपी में हो, जो इनडिस्क्रिमिनेट ऑपरेशन होगा, हमारा इरादा यह है कि हम इदारों को मजबूत करें, उन्हें आजाद करें। वो खुद ही अपना चलें, वो जब आप आएंगे तब देखेंगे। लेकिन रमेश कुमार साहब, ये तस्लीम कीजिए सर कि आप अगर एक हार नहीं ला सके 2 करोड़ का, जिसके लिए आपको ऑफर भी दिया, प्लेट में रख के दे रहे थे स्विस वाले आपको, आपने वो नहीं लिया सिर्फ इसलिए कि वो रजिस्टर्ड हो जाएगा कि किसका था और कैसे करप्शन हुई। तो आप इतना बड़ा स्कैम कैसे हैंडल करेगी आपकी हुकूमत सर? इमरान, मैं समझता हूं कि इस मुल्क के हवाले से जो फैसले, डिफिकल्ट फैसले जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में किए गए वो कभी नहीं हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स, जमहूरियत के हवाले से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, मगर हमने किया। तो ये भी काम ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही करेगा और कोई नहीं करेगा। इस मुल्क की इकोनॉमी को, आज कोविड जैसे जो बिजनेसमैनों को आने नहीं देते थे, आज वहां पे ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात क्रिटिसाइज किया जाता है, मगर ये कौन इस मुल्क को इज्जत दिला रहा है? तो इस मुल्क को खुद मुख्तियार करने के लिए, इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े करने के लिए जो लूटा हुआ पैसा है, जो बाहर पड़ा हुआ है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप के दौरान ही ये आएगा और कोई नहीं आएगा। आप बार बार इमरान भाई जो बात करते हैं पनामा की, भाई ऑफशोर कंपनियां तो इमरान खान की भी आई है सर, वो प्लेट में रख के लाए थे, आपने वापस भेज दिया सर। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं। देखें, मैं हाँ टाइम के अंदर हो सकता है कि भाई कभी कोई टाइम, नैब आपके पास है, एफआईए आपके पास है, मेरे पास होती मैं तो उठा लेता। आप जाए उठा लें। इमरान भाई आपके पास भी एहतसाब कमीशन था,
आपके चीफ मिनिस्टर के ऊपर जब इल्जाम लगा तो उसको रिजाइन देनी पड़ी, क्योंकि आप उसको इल्जाम नहीं ऐसी लगा परेड सकते, है आप कि हुकूमत जाओ, वक्त हैं, आप एक्शन लें। आपको कोई लगता है किसी ने चोरी की, पकड़ लें उसको। हम आपकी भी केपीके, इमरान आपकी भी केपीके के अंदर हुकूमत थी, इस वजह से आपका इत्फाकन से ताल्लुक कराची से है। आप केपीके में जो हो रहा है ना, वहां पे भी आप देखेंगे क्या हालात पड़े हुए हैं। तो ये बातें नहीं करें। मैं समझता हूं आज इन इश्यूज के ऊपर आज भी अगर पीटीआई समझती है कि मुल्क का लूटा हुआ पैसा है, असेंबली में बैठी हमारे पास और बैठे हमारे साथ बैठे कि बिल्कुल आप ये अच्छा काम करें। मैं यही चाहता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर सियासतदान को। क्या आपकी इसी ख्वाहिश के लिए स्टेटमेंट, एक मिनट, गवर्नमेंट की लूटा हुआ पैसा लंदन में नहीं है। पीपल्स पार्टी को साथ अगर बिठा कोई के गवर्नमेंट की गलत आप पॉलिसी डिस्कस हो, करेंगे आप इस उसको बात के क्रिटिसाइज ऊपर करो। कि अगर अच्छी पीपल्स पार्टी पॉलिसी ने है जो तो आप पैसा उसको लूटा है अच्छा उसको वापस कैसे लाना है, ये आप कह रहे हैं। और लंदन वाला लेकिन पैसा अगर कौन हमारी लाएगा कोई वापस? पॉलिसी आप अच्छी ये है, कह रहे हैं कि तो आप उसको पीपल्स ये पार्टी नहीं के साथ ये बैठ नहीं के कर डिस्कशन सकते। करेंगे इस आप बात बोलो, पे आप ये करो, कि हम पीपल्स आपके साथ पार्टी हैं। का जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस कैसे आएगा। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी की बात मैं सर, कर रहा हूं कि आप ये पाकिस्तान डिस्कशन से करेंगे इनके साथ। लोगों ने लूटा है, अगर किसी का बाहर इलीगल पीर पैसा साहब, पड़ा हुआ है वो अगर वापस लाना है, ये हमारे साथ बैठे यहाँ पे पीर साहब असेंबली में। लूट मार का पैसा वापस लाने के लिए वो कह रहे हैं हमारे साथ बैठ के डिस्कशन कर लें, और उस पार्टी को कह रहे हैं जिसके टीओआर इन्होंने माने ही नहीं। ये टीओआर सिर्फ जो थे वो पीएमएलएन के लिए थे। हमारे क्या टीओआर से, हमारे टीओआर से ही है कि सारी पीर मजरूल पॉलिटिकल हक साहब से पार्टी, पूछ रहा हूं कोई सर। बंदा पाकिस्तान का जो इलीगल पैसे में, करप्शन में इन्वॉल्व हो, वो इसे बच नहीं सके। हमारे टीओआर और इनके टीओआर में फर्क ही ये था, ये अपने जाल को, और इसी पीपल्स पार्टी के को बचाने के लिए आप इमरान खान ने क्यों जो वो टीओआर हमारे साथ अभी आप कह रहे हैं उनके साथ आपने बैठना है, अब आप कह रहे हैं सर कि इसमें बड़ा फर्क था। रजा हारून साहब, मैं वहां शायद ऑडियो नहीं जा रही, मैं उनसे दोबारा करता हूँ। ये स्टेटमेंट और बदल जाएगा यार, इसको कहाँ बहुत घूम रहा है स्टेटमेंट। नहीं ये मैं बता रहा हूँ, मैंने कब कहा था पॉलिटिकल गेम है कि आप भी 45 मिनट इसी पे करोगे, लगता है ये नहीं होना कुछ। ये किस खुश फहमी में या गलत फहमी में हम लोग मुब्तला रहते हैं, कौन किसको पकड़ेगा, कौन किसको पकड़ेगा। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलके बैठ के इस बात का फैसला करेंगे कि मुल्क से बाहर जो लूटा हुआ पैसा गया है बांटना वो वापस कैसे लेकर आना। बांटना कैसे ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों की। सर मियां नवाजी साहब की, सॉरी रिस्पेक्ट है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर, उनकी एक स्टेटमेंट है कि हम अकेले थोड़ी खाने देंगे। हाँ, ये जुमला मुझे बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की। उनका मतलब ये कि नहीं था, ये लेकिन जो यार लूटा हुआ पैसा है ये आप अकेले नहीं खा सकते जरदारी साहब, ये जुमला था। सर देखिए, गवर्नमेंट्स ये नहीं करती हैं कि असेंबली में खड़े होकर एक स्टेटमेंट देके चली जाएं, वो एक्शन बताए ना क्या किया है। मैं फालतू गुफ्तगू का आदी नहीं हूं ना कमेंट का, भाई इस पे एक्शन क्या हुआ ये बता। अरे एक एक्शन मैं आपको बता देता हूँ। $200 अरब पे एक्शन किया। 9 साल हो गए इन दोनों को हुकूमत करते हुए, पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को। एक एहतसाब बिल जो है वो पड़ा हुआ है, एहतसाब कमीशन का बिल कौमी असेंबली में, ना 5 साल पीपल्स पार्टी उसको मंजूर करवा सकी और ना 4 साल पीएमएलएन उसके ऊपर कोई काम करवा सकी, अददी बरतरी होने के बावजूद। ये वो वाहिद एहतसाब, एक वाहिद चीज है जिसपे कोई एक लफ्ज की डेवलपमेंट इस पार्लियामेंट में नहीं की, बाकी हर चीज पे की। कभी फौजी अदालतें बना, ये ऑपरेशन कर, कभी ये चीजें कर दी, तीसरी मरतबा वजीर आजम बना, खैबर पख्तूनख्वा का ये वाला नाम रख लें, और बहुत सारी कानून साजियां हैं खवातीन के हकूक के लिए। लेकिन करप्शन के मामले के ऊपर एक लफ्ज या नुक्ते की कानून साजी नहीं हुई। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ब्रेक लें, वापस आते हैं पीपल्स पार्टी से बात। वेलकम बैक नाजरीन। जी, रजा हारून साहब बड़े खतरनाक इल्जाम आज लगाए हैं एक मरतबा फिर मुस्तफा कमाल साहब। 12 MNAs हैं जो आना चाहते हैं आपकी पार्टी में, 12 MNAs और 12 MNAs MPs जबरदस्ती रोक के रखा हुआ है उन्हें अच्छा। फारूक सत्तार साहब। सर कैसे, और मुझे ये बताएं कि वो कौन है 12 लोग जो आना चाह रहे हैं आपके पास। सर वो फारूक सत्तार साहब के पास बहुत उनको खतरा महसूस होता है, और मैं अगर नाम ले दूंगा उनका, मेरे को तो 12 के 12 का पता है, मैं नाम ले दूंगा तो बेचारे कहीं ऐसा नहीं हो रात को अरेस्ट हो जाए। अरेस्ट हो जाए? फारूक सत्तार साहब ने यही बोल रखा है उनको। नहीं, अरेस्ट हो जाए क्या मतलब? कुछ ताल्लुकात फारूक सत्तार साहब बताते हैं, अरेस्ट होता है ना, फारूक सत्तार साहब वो पीएसपी में आता है छूट के। नहीं सर, ये अरेस्ट वो कैसे करवा सकते हैं फारूक सत्तार? वो तो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपके लिए काम कर रही है। बड़ा जबरदस्त आपने बात करी। अभी उन्होंने रिसेंटली एक प्रेस रिलीज दी थी कि एक बंदा जेल में है कैद, उसके पास पीएसपी गई और उसको धमकी दी। मतलब किस एक कैद आदमी को हम क्या धमकी देंगे, जो दोबारा कैद करा देंगे उसको?
भाई छुड़ाने की बात होती है। कैद आदमी को जेल में जो सजा काट रहा है या वक्त में उसको हमने कोई धमकी दी कि तुझे अरेस्ट करा देंगे, नहीं धमकी दी कि अगर नहीं आओगे हमारी तो तरफ क्या अंदर ही करेंगे? रहोगे। तेरा भाई भी वो तो अंदर ही, नहीं एक मिनट, नहीं वो तो अंदर ही है ना, वो तो जेल में है, क्या धमकी देंगे उसको? बाहर नहीं निकालेंगे, ये धमकी हो सकती है। या निकलने नहीं देंगे। वैसे हैरानगी होती है फारूक सत्तार सही आदमी है, इन्हीं बेवकूफ नहीं है फारूक सत्तार, लेकिन जेल में जाके एक आदमी को ये कह रहे हैं जो ऑलरेडी कैद है, जो बाहर आई नहीं रहा, अरसा हो गया, उसको हम कह रहे हैं कि तू हमारे पास नहीं आएगा तो जेल में डाल देंगे। यही ऑफर दी होगी, आप इलाज जी, करवाओ। बाहर आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, बाहर निकालते हैं। नहीं वो ये थोड़ी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑफर नहीं दी। आप मुझे नहीं, पहले आप threat बताएं, कह फारूक दीजिए। सत्तार उन 12 एमपीएस एमएनएस को कैसे गिरफ्तार करवा सकते हैं? सर, उनकी तो ये- पुलिस बात ही नहीं सुनती। सर सुनती है सर, वरना एक रात में कैसे बाहर आते हैं और ख्वाजा हजार 4 घंटे में कैसे बाहर आ जाते हैं? ये बाकी लोग जेल में ये क्यों नहीं बाहर सर आ बाहर जाते? आके उन्होंने किया क्या है? वो तो सर, इस्लाम का गलबा जिस पे आ जाए। बाकी लोग जो जेल में उनको क्यों नहीं फारूक सत्तार उसी तरह बाहर निकालते जैसे वो खुद एक रात बाहर आ गए थे? और देखिए, ख्वाजा आप दो हजार बातें करें। एक आप कह रहे हैं कि फारूक सत्तार की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील है। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि फारूक सत्तार और अल्ताफ हुसैन एक ही हैं, यानी अल्ताफ हुसैन की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील। नहीं सर, फिर मैं इसका क्या मतलब लूं सर? सर ये कहाँ से आ गया? अल्ताफ हुसैन का कोई नाम जिक्र ही नहीं चल रहा था। नहीं तो आप खुद कहते हैं कि एक सिक्के के दो रुख हैं, जी हाँ, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं पता चल रहा? अब फारूक यानी सत्तार, आप इतने समझदार हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता, आपको पता है सारा कुछ। सर मुझे तो सब पता है, मैं तो जानता हूँ फारूक सत्तार को अच्छी तरह, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उनकी बहुत एहतराम में बहुत सारी बातें करते नहीं हम, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं कि तो फारूक जो सत्तार एमपीएस ऐसा कैसे हो सकता आ है? गए, अच्छा ये जो बताएं, एमपीएस मैंने आपके पास आ गए, अच्छा, ये- उनका क्या बिगाड़ लिया उन्होंने? ये बताएं, आज भी लोगों ने ज्वाइन किया सर आज मैंने एमपीएस नहीं था भाई, आज तो 4 पाकिस्तान के कराची के टॉप बिजनेसमैन कम्युनिटी टॉप के लोग थे ना, उनका कोई यानी अब तो पैसा वैसा और कोई मसला उन चारों को हम जो है रेंजर्स के ऑफिस से लेकर आए थे, वो एक हफ्ते से उनको उठाया हुआ था। नहीं उनको नहीं उठाया हुआ था। अच्छा मैं सर बी सीरियस प्लीज। भाई हम सीरियस बात नहीं कर रहे हैं ना यार इमरान, आप सीरियस बात करो, सीरियस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ। आपके जितने एमपीएस और एमएनएस आपके साथ मौजूद हैं, हाँ। जिन्होंने आके रिजाइन किया है, उनमें से कितनों को फारूक सत्तार ने गिरफ्तार करवाया? एमकेएम का जो एमएनए एमपी है ना, ये कोई नोटेबल और इलेक्टेबल है नहीं पंजाब की तरह कि वो अगली दफा अपनी तई इलेक्शन जीत जाएगा और उसके पीछे कोई 20-25 हज़ार वोट उसकी अपनी पर्सनालिटी पे होता हो, ऐसा है नहीं। तो इतनी ज्यादा कोई वैल्यू है नहीं एमएनए एमपीएस की, और वैसे भी अब साल खत्म होने वाला है, ये डिबेट खत्म हो चुकी है। तो फिर फारूक उनको नहीं छेड़ना चाहिए था ना, मुस्तफा कमाल साहब को? किसको नहीं? 12 एमपीएस एमएनए हमारे पास आने चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फारूक सत्तार हमें कहते हैं कि अगर तुम कहीं गए सारे एमएनए एमपीएस को बिठाकर तो मैं तुम लोग के साथ एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू को पूरा करा दूंगा। मुझे नहीं पता क्या करेंगे। पता नहीं आपको ये बात समझ आती है सर? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या मामलात इनके अंदर के आपस के चलते रहे हैं, क्योंकि ये सारे सब एक ही जमात से ताल्लुक रखा है और ये पहले डिफेंड भी करते रहे हैं, अल्ताफ हुसैन को भी, फारूक सत्तार को भी लीडर अपना मानते रहे। अब आज मुस्तफ़ा कमाल साहब लीडर हैं, लेकिन आई विश देम ऑल गुड लक। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती कि फारूक सत्तार किसी को डंडे के जोर पे या नौज धमकी से रोक सकेंगे, क्योंकि आपका वो सवाल बड़ा वैलिड है कि जो गए उनका फारूक सत्तार ने क्या कर लिया, उनको कौन सा उठवा लिया फारूक सत्तार ने? अगर उनको उठवा लेते तो कोई एविडेंस ऐसा सेट हो जाता। मुमकिन है इनके साथ कल मैंने जो इंटरव्यू लिया वो बेचारे बड़े डाउन से लगे हैं मुझे, वो तगड़ी बात उनमें, मुमकिन है मुझे वो इनके- फारूक सत्तार वो वाले था ही नहीं। मुमकिन है इसका इनके मैं पहले साथ- इंटरव्यू लेता था। मुमकिन है मैं आपको फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि वो जो एमकेएम की एक हवा हुआ करती थी ना, वो फारूक सत्तार साहब में कम से कम कल नहीं थी। और वो ना वो एटीट्यूड था उनके साथ जो उनके साथी थे। मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि इनके साथ 10-12 जैसे ज्यादा लोग एमकेएम से राब्ते में होंगे, जिनसे बातचीत होती होगी। जाहिर है इंसान है, दोस्त यारी रही है, सारे ताल्लुकात रहे हैं। मुमकिन है उनकी ख्वाहिश भी हो कि किसी वक्त पे वो पीएसपी ज्वाइन कर लें या फ्लोर स्विच करें। लेकिन ये वाला उज़र जो है, ये उज़र जो है, ये समझ से बालत है। ठीक है, लेकिन एक इल्जाम उनका मैं भी आपको बिल्कुल सीरियसली फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। अच्छा एक इल्जाम उनका भी है। फारूक सत्तार साहब और उनकी जमात ये कह रही है, पीर मजहर हक साहब आपने तवज्जो देनी है, जी वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत हालात ऐसे पैदा कर रही है कि हमारे कारकुनों पे दबाव डाल के और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूज करके उनको मजबूर करती है कि वो हमारी पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएं। आवाज बंद हो गई। पीर मजहर हक साहब इसका जवाब दीजिए प्लीज। आपकी आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि हुकूमत सिंध अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज़ करके और उनको एमपीएस एमएनएस को मजबूर करके और वो किसी और तरफ उनको
भेजने के लिए जोर डालने। ये तो आप खुद सोचें, ये बिल्कुल, ये कॉमन इल्जाम सेंस आपने है, लगाया कॉमन सेंस है इस बात में। देखिए, जब आप रजा हारून की बात में कोई वजन नहीं देख रहे हैं, हालांकि वो जितना उनको जानते हैं अंदर से, इनसाइडर हैं, ही नोज देम, ये सारे जो मौजज़े हैं वो इन्होंने खुद देखे भी हैं, वो इसीलिए तो वो ये बाहर निकल के आके और ये सारी बातें हिम्मत से कर रहे हैं। वरना कोई वो वक्त याद रखें जब आप लोगों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अल्ताफ हुसैन के बारे में कुछ बात कर सके। इन लोगों ने तो इतना बड़ा खतरा लेके और ये सब कुछ कह डाला, उसका तो क्रेडिट इनको कम से कम दें। अगर फारूक सत्तार वाले इल्ज़ाम पे आप नहीं मान रहे, इनको तो सब पता है ये जो उनके कब्जे में है, जो उनके कंट्रोल में है, उनके ऊपर किसका प्रेशर है वो भी ये जानते हैं रजा भाई। लेकिन अब हो सकता है वो फारूक सत्तार की, चूंकि वो बहुत इनके सीनियर साथी रहे हैं, वो इनका लिहाज भी कर रहे हों। लिहाज तो अब दूसरी तरफ से हो या नहीं हो, रजा हारून को मैं जानता हूं, बड़ा लिहाजी आदमी है। ये आपको बात करीन क्यास लग रही है कि हम ऐसे बेवकूफ हैं कि इनको कहेंगे तुम दूसरी पार्टी में जाओ। भाई हमारी पार्टी में जगह है, हमारे पास आ जाओ। अगर हम प्रेशर डालेंगे तो अपने लिए डालेंगे ना, इनके लिए क्यों डालेंगे, किसी और के लिए क्यों डालेंगे? आपका इशारा तो यही था। अब देखे ना, आप अपने सारी बातें तो आप खुद के खुद भी नहीं कह रहे ना। ये समझ आने वाली बात है। वैसे ये कल मैंने उनके सामने भी रखी थी। ये ख्वाजा इजहार साहब का और फारूक सत्तार साहब का बड़ा किला है आपकी जमात से, सिंध हुकूमत से, कि आपकी पुलिस जो है वो इनके को पकड़ती है और जब छोड़ती है तो वो पीएसपी में चले जाते हैं। अब ये तो खुद भी गए थे और छूट गया है, तो ये तो नहीं गए। ब्रेक ले लें, वापस आगे करते हैं सर। वेलकम बैक नाजरीन। जी, रजा हारून साहब, ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी अगर हमने शामिल करवाने थे तो अपनी जमात में करवा देते, आपकी जमात में करवाने की क्या जरूरत है? अगर कोई कोशिश भी की तो किसी और के लिए की। एस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा तो सर आप पे वो लगाते हैं, कल भी वो ये कह रहे थे कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं आप लोग। सर मैं ये परसेप्शंस अजम्पशंस में जो कहता रहे, मैं आई डोंट केयर। मेरे पास इतना वक्त नहीं है नेगेटिव या मैं इस पर ज़ाया करूँ। आई डोंट केयर, मतलब परसेप्शन अजम्पशन में क्या गुफ्तगू करे आदमी। इस मुल्क में जिन जमातों को गोद में जिसकी विलादत ही गोद में हुई है एस्टेब्लिशमेंट की, वो लोग भी नहीं मानते, वो लोग भी यही कहते हैं। हमारे मुतालिक जो अजम्पशन है, प्रिजम्पशन है, मेरे पास इतना वक्त नहीं। मैं तो एक साल में मेहनत कर रहा हूँ, लोगों में जा रहा हूँ, पार्टी एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, इमरान इस्माइल साहब ये मेहनत कर रहे हैं, इनकी रोजाना तस्वीरें आती हैं, रोजाना वीडियो आती हैं, ये टिका के काम कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब निकले हुए, वो अपनी जमात बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी अपना जोर लगा रही है। कराची का आपको नजर आ रहा है, वो हर चौथे दिन नया बंदा शामिल कर रहे हैं। तरीके इंसाफ की यहाँ पे एक बात बनी थी 2013 में, उसके बाद हमने देखा बिल्कुल डाउन होते होते डाउन ही होगी। वापस रिवाइवल हो सकता है सर? बिल्कुल, हम उसमें आप सही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो हाइप थी 2013 में वो नहीं रही कराची की हद तक, और उसमें तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियां रही होंगी, जाहिर है, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हम अब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कराची के हर टाउन, हर यूसी के अंदर हमारे दफातर खुल रहे हैं, लड़के ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और एक नई एनर्जी के साथ तहरीक इंसाफ की रिवाइवल कराची के अंदर मैं आपको कह सकता हूँ कि हम कर रहे हैं। और ये जो आने वाले इलेक्शन है, इससे पहले आपको पीटीआई बड़ी स्ट्रांग सूरत हाल में कराची में नजर आएगी। अभी हम खान साहब का एक लॉन्ग प्लान कर रहे हैं कराची और टूटी हुई एमकेएम का फायदा किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो उठाना है। या तो एमकेएम पाकिस्तान हो सकती है, पीएसपी हो सकती है, नई पार्टी के तौर पे बड़े मुतारिक हैं, इनके तो सबसे ज्यादा एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल। आप भी हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी को लगता है वो अपना मार्जिन बढ़ा लेंगे। पीपल्स पार्टी एक दो हलकों में तो उन्होंने किया है, जहां से उन्होंने नई ज्वाइनिंग्स कराई हैं, लोगों को ले गए, रिजाइन करा के दोबारा पीपल्स पार्टी से इंतखाबात भी कराए। इस तरह भी हुआ है कि पीपल्स पार्टी से दोबारा लड़े, मलीर में खासतौर से एक हमने देखा। उसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया पीपल्स पार्टी की कहीं। कराची का जो हार्ट है ना, उसके अंदर मुझे नजर, गुलशन इकबाल मुझे कहीं पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती, मुझे लियाकताबाद में कहीं पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती। हम लोग एक एक एरिया के अंदर, कोर एरिया के जो एरियाज मैं समझता हूँ हमारे लिए वर्किंग के लिए बंद थे, जो किसी भी सियासी जमात के लिए बंद थे, जिनको हम नो गो एरियाज कहते थे, वो एरियाज अब खुल गए हैं। और अब अगर कोई सियासी जमात कराची के अंदर काम करके अपने इस्टेब्लिश करना चाहती है पार्टी को, तो दिस इज द गोल्डन मोमेंट। और मेरा ख्याल है पीटीआई इसमें पीछे नहीं हटेगी। अरे मतलब मैंने आज पब्लिक से भी बात की है, मैं इंशाल्लाह वो प्रोग्राम ऑन एयर भी करूंगा आने वाले दिनों में। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, लोग ये सोचते हैं कि वफाक की तरफ से जो रेंजर्स की सूरत में
यहाँ पे ऑपरेशन की इजाजत हुई और फिर जितना खुल के ऑपरेशन हुआ उसका क्रेडिट कम से कम वफाकी हुकूमत को जाता है। आप इसको अपनी सियासी कामयाबी में कराची में बदलने के लिए कोई प्लान है आपके पास? देखिए, पहली चीज तो ये कि हम सियासत को अमन से बहुत दूर रखते हैं कि अमन हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम हमारी क्रेडिट जाए। हम समझते हैं कि इस जो कराची के अंदर अमन हुआ है विल हमारी थी, मगर पॉलिटिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, उनका भी साथ था, जिसकी वजह से कराची के अंदर अमन हमने कायम किया। नहीं तो पुरानी गवर्नमेंट 5 साल पीपल्स पार्टी की थी, वो कायम करती तो क्रेडिट उसको जाता। मगर इस वक्त जो हिम्मत लोगों को जो मिली है, जो पीर साहब ने भी जो बात की कि एमक्यूएम के लिए कोई बोलता नहीं है, वो कम से कम आवाज जो है वो PMLN की गवर्नमेंट ने दिया है। दूसरी जो मैंने मुस्तफा भाई की जो बात सुनी 12 लोगों की, देखिए मैं समझता हूं कि लोग इस वक्त जो गए हैं ना, उन्होंने भी अभी तक रेजिग्नेशन अपनी जो है ना एक्सेप्ट नहीं कराई है। तो मुझे ये लगता है वो भी अभी डबल माइंडेड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से और अगर एंट्री होनी भी है तो भी फिलहाल एंट्री नहीं हो रही है। मैं जो समझ, तीसरी आपने जो हार की जो बात की, देखिए 2008 में जो NRO आया था उसकी वजह से 2008 में जो NRO आया था उसकी वजह से दिया है। हम पूरा पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करता है, क्योंकि ले दे के हमारे पल्ले अगर कुछ है तो वो हुब्बे रसूल है। हमारे ऐसे अमाल तो नहीं है कि हम बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता रखें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती से हम उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और कम से कम ये नहीं होने देंगे। हुकूमत को इस मामले को भी इंतहाई सख्ती के साथ देखना चाहिए और इसका सद्देबाब जहां तक मुमकिन हो पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हुकूमत को तौफीक दे इस मामले से निपटने की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।